हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग तिनसुकिया डिवीजन का एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि यह एग्जाम 7/8/2021 को यह एग्जाम हुआ था तथा इसके लिए 2 घंटा समय दिया गया था। बाकी नियम है ये तो सब आप लोग जानते हैं, इसलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े हुए 100 के रिजर्वर का क्या नाम है। ठीक है, तो बॉडी यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देने योग्य बात है कि बोगी और कार बॉडी के बीच में जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग या डैम्पर बोलते हैं। ठीक है, या डैम्पर, इसे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यह जो है बीएम क्वेश्चन या रनिंग क्वेश्चन है, या बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब या डैम्पर के बारे में अगर हम बताएं तो या डैम्पर, जैसे मान लेते हैं कि यह डैम्पर है, तो डैम्पर का अगर संकुचन है मतलब सिकुड़ा हुआ है, तो ये जो है इसकी लेंथ जो है आपको 703 mm हो जाता है, और जब यह फैलता है तो यह टोटल जो है 380 mm यह फैलता है। और इसका जब स्टैंडर्ड लेंथ पर पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1083 mm इसका स्टैंडर्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अगर यह पूछता है क्वेश्चन कि फैलने के बाद इसका मतलब कि स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, तो 1083, संकुचन के बाद कितना होता है मतलब सिकुड़ने के बाद तो 703, तथा फैलने पर या कितना बाहर मतलब कि फैलता है तो 380 mm। इस प्रकार आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है डीपली है, जो हर जगह आपको नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच के सीबीसी पर लंबाई क्या होता है। मतलब कि सीबीसी टू सीबीसी यह पूछ रहा है। ठीक है ना, सीबीसी जैसे मान लेते हैं कि एक कोच हो गया, तो कोच के मतलब बॉडी की लंबाई जो है 23,540 mm होता है। ठीक है ना, 23,540 mm होता है, लेकिन सीबीसी दोनों साइड में जो लगे रहते हैं, मतलब सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर। ठीक है, तो यह कह रहा है कि एलएचबी कोच के सीबीसी पर लंबाई, मतलब सीबीसी टू सीबीसी पूछ रहा है, यानी टोटल लंबाई सीबीसी टू सीबीसी, तो ये जो होता है 24,000 mm यह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24,000 mm हो जाएगा, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है। अगर केवल बॉडी की लंबाई अगर पूछता तो 23,540 mm हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सीबीसी टू सीबीसी पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है 24,000 mm हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है वो तो है ही, लेकिन जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसलिए हो सके तो कापी कलम साथ में ले करके बैठें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मैं बताते जा रहा हूं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच का D2 अनुसरण जो है, मतलब D2 शेड्यूल अनुसरण जो है कितने दिन पर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर डिटेल में मैं बता दूं कि यह जो है एक होता है आपको D1, एक होता है D2 और एक होता है D3। ठीक है, तो D1 जो है एवरी ट्रिप, मतलब कि आफ्टर ट्रिप, मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में इसका जो है अनुसरण मतलब किया जाता है, जांच किया जाता है। ठीक है, तो इस पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग जो है अपना समझ जाइएगा। ये होता है एवरी ट्रिप, मतलब कि हर एक ट्रिप में इसका जांच किया जाएगा। ठीक है, और एक होता है D2। ठीक है, तो D2 जो है आपको 30 दिन में होता है, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। ठीक है, 30 दिन प्लस माइनस 3 यानी 3 दिन पहले या बाद में हो सकता है। ठीक है, और D3 जो है, D3 आपको यहाँ पर हो जाता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 15 दिन हो सकता है, 6 माह प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, इसके बाद में SS1 SS2 SS3 का नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको किसके लिए हो गया? एलएचबी के लिए हो गया। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं आईसीएफ। ठीक है, आईसीएफ, तो D1 के जगह पर आईसीएफ में जो होता है 1 नंबर में अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये होता है, इसका नाम है एवरी ट्रिप। ठीक है, 1 नंबर में होता है एवरी ट्रिप। ठीक है, और 2 होता है आपको मतलब कि आईसीएफ में ए शेड्यूल। क्या होता है? ए शेड्यूल। तो ए शेड्यूल में जो है इसके लिए हो जाता है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। ठीक है, प्लस माइनस 3 दिन। ठीक है, और 3 नंबर में होता है ए बी शेड्यूल। ठीक है, तो बी शेड्यूल जो है इसका जो है 3 माह प्लस माइनस 7 डेज। ठीक है, प्लस माइनस 7 डेज। अब और एक यहाँ होता है सी शेड्यूल। तो शेड्यूल जो है आपका ये हो जाता है 6 माह प्लस माइनस
15। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें और इसमें दोनों में एलएचबी और आईसीएफ में दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 30 दिन, 3 माह, 6 माह तक लोगों को याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस के बाद वाला जो है, जो 3, 7 और 15 जो लिखा हुआ है, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ताकि इसमें देखिए आईसीएफ में 20 शेड्यूल जो है 3 माह प्लस माइनस 7 दिन होता है, लेकिन इसमें जो है एलएचबी में 3 माह का कोई शेड्यूल नहीं है। इसमें जो है D2 मेंटेनेंस जो है आपका 30 दिन में होता है, उसमें प्लस माइनस 3 दिन होता है। इसलिए इसको कॉपी में एक जगह करके इसको लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको देख करके अपना कॉपी में नोट कर ले। और इसके बाद में एलएचबी में आ जाता है, एलएचबी में आ जाता है SS1, SS2, SS3। क्या आता है? SS1, SS2 और SS3। ठीक है, SS1, SS2, SS3। अब देखिए SS1 में क्या होता है, SS1 में पहले इसमें साल और किलोमीटर दोनों के हिसाब से इसका हम लोग शेड्यूल को करते हैं, मेंटेनेंस को। ठीक है, तो मैं दोनों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले होता है, पहले मैं ईयर वाला लिखता हूँ, यानी 1.5 साल, 1.1/2 ईयर, और दूसरा हो जाता है इसका दोबरी कर दीजिए, 1.5 दूना 3 ईयर, और SS3 जो है इसको दूना कर दीजिए 6 ईयर। ठीक है, और इधर जो है आपको अब लाख किलोमीटर में भी होता है, 6 लाख किलोमीटर, इसको फिर इसमें दूना कर दीजिए 12 लाख किलोमीटर, और इसको कर दीजिए 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए याद करने का तरीका जो है, देखिए इस तरह का लाइनिंग में आप लोग याद करते हैं। SS1 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, 6 साल या 24 लाख किलोमीटर, तो शायद इस तरह आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है। तो ईयर वाले को एक साथ याद कीजिए, 1.5 3 6, 1.5 3 6, और किलोमीटर वाले को एक साइड में इस तरह याद कीजिए, 6 12 24, अर्थात SS1, SS2, SS3, SS1 6, SS2 12, SS3 24, यानी उसके दुगना जो है मतलब कि दुगुना होते जाता है। जो भी एक तो अगर याद रहता है तो उस पर आपको दोबारी करते जाइएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप इसको समझ गए होइएगा। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच का SS2 डैश में किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि SS2 जो है 3 साल या 12 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसलिए उसको एक जगह कॉपी में नोट कर ले, अच्छा रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भरी हुई स्थिति में आईसीएफ कोच की बफर की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई कितना होता है। ठीक है, मतलब कि लोडेड कंडीशन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो लोडेड कंडीशन में आपको 10-30 हो जाता है, मतलब 1030 mm इसका जो है सीबीसी की रेल लेवल से ऊंचाई होता है। ठीक है, ये और एयर कंडीशन में मतलब कि खाली स्थिति में, ये जो दिया हुआ है बी नंबर में, ये जो है टेयर कंडीशन में मतलब कि खाली स्थिति में है। ठीक है, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सॉफ्ट इशू जो है कितना mm तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पीयूएच के बाद में सॉफ्ट इशू जब हम लोग करते हैं उस वक्त रेल लेवल से सीबीसी की ऊंचाई कितना होता है, तो उस स्थिति में आप लोग वहां पर हो जाता है 1090 mm। ठीक है, 1090 mm। अगर 100 पीसू पूछता है रेल लेवल से सीबीसी की ऊंचाई तो 1090 में मारिएगा। अगर लोडेड कंडीशन में पूछता है भरी स्थिति में तो 1030 होगा, और लोडेड और इम्पिटी कंडीशन मतलब कि खाली स्थिति में पूछता है तो 1105 mm हो जाएगा। इसलिए तीनों के तीनों क्वेश्चन को एक जगह लिखिए तो आपको ढूंढने में, पढ़ने में सावधानी होगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर ढूंढते हैं तो अगर एक ही क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको यहाँ फिर एक मिलेगा, फिर वहां मिलेगा, किसी वीडियो पीडीएफ इस प्रकार खोजिएगा, परेशानी होगा। इसलिए एक जगह नोट्स बनाइए तो अच्छा रहेगा। जो भाई ये जो है टेस्ट सीरीज 10 का पार्ट 1 है, जो इसी संडे को टेस्ट लिया गया था। जो भाई टेस्ट दिए हैं उन भाइयों को विशेष करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं टेस्ट ले लूं उसके बाद में इसको नोट करें। ठीक है, उसके बाद में अपना नोट्स बनाएं, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वहां पर आप लिखते जाइएगा, तो आपको पढ़ने में लिखने में सुविधा होगा। ठीक है, अगर जिन भाइयों को अगर पीडीएफ लेना है तो वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन में लगे सुरक्षा बल्बों का स्थान क्या है। ठीक है, लगे सुरक्षा बल्बों का स्थान क्या है 7 नंबर में। ठीक है, तो इसका जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा, डोम के अंदर। इसके अंदर, डोम के अंदर, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर में क्या लिख रहा है कि कैसनो 22 HS ट्रॉली में किस प्रकार के साइड बैरियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बैरियर और पीयू टाइप। ठीक है, जो भाई वैगन रिपेयर या जहां पर वैगन बनता होगा वहां पर आप देखे होंगे कि वहां पर सीसी पैड एक होता है जो आपको इस टाइप का यह बना रहता है,
और वहां पर भी इस तरह का बीच बीच में खाल होता है, मतलब कि गड्ढा टाइप का बना रहता है। और यह जो सीसी पैड जो है वो साइड बैरियर के रूप में वहां पर मतलब कि बॉलिस्टर के दोनों साइड में उसको रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बैरियर एंड क्यू टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कैसनो बोगी के बाहरी स्प्रिंग की नाममात्र ऊंचाई कितना होता है, ठीक है। तो इसका नाममात्र ऊंचाई जो है 260 होता है, ठीक है। 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या करें, बॉक्सिंग वैगन के ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई कितना होता है, ठीक है। इसकी मानक मोटाई जो है 58 होता है। इसको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि ए आयाम डैश के बीच मापा जाता है, ठीक है। तो ए आयाम ए से बी एवं कंट्रोल रॉड हेड के बीच मापा जाता है, ठीक है। ए जो है ए आयाम बी आयाम जो होता है पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ए आयाम जो है कितना होना चाहिए इसके बारे में मैं बता दूं। पहले तो ये समझ जाइए कि ए आयाम किसके बीच में मापा जाता है। तो ए से बी बैरल और कंट्रोल रॉड हेड के बीच में मापा जाता है, ठीक है ना। तो ए आयाम जो है एसी के लिए ए आयाम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। एसी के लिए ए आयाम मतलब कि ए डायमेंशन जो है 22 प्लस माइनस 2 होता है। कितना होता है 22 प्लस 2, 22 प्लस माइनस 2 ठीक है। और नॉन एसी के लिए, नॉन एसी के लिए ये जो है ए आयाम जो आपको हो जाता है 16 प्लस माइनस 20 है। इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। एक जगह नोट कीजिएगा तो पढ़ने में सुविधा होगा। तो ए हो गया आपको ए डायमेंशन एसी के लिए और नॉन एसी के लिए, ठीक है। और एक होता है ई डायमेंशन, ठीक है। तो ई डायमेंशन जो है ई डायमेंशन आपका जो है 375 प्लस माइनस 25 होता है। 375 प्लस माइनस 25 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे एक जगह तो अच्छा रहेगा मेरे समझ से, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या किया था, कहा था कि ए आयाम डैश के बीच मापा जाता है। तो ए से भी बैरल और कंट्रोल रॉड हेड के बीच में मापा जाता है, ठीक है। और ए डायमेंशन एसी में कितना होता है, नॉन एसी में कितना होता है और ई डायमेंशन कितना होता है, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करते हैं, यदि डीबी में रिसाव हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए ए नंबर इसका सही होगा कि डीबी को मतलब कि अलग करें, मतलब कि अलग मतलब आइसोलेट करें, ठीक है। डीबी को आइसोलेट करें मतलब अगर डीबी में रिसाव हो रहा है तो इसको उसको जो है आप लोग अलग कर देने में ही भलाई है, ठीक है। उसको अलग कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब खोलकर हटा देना चाहिए। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिलेंडर में दिए गए रिटर्न स्प्रिंग का कार्य है। रिटर्न स्प्रिंग का कार्य क्या है, तो रिटर्न स्प्रिंग का कार्य देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन को धक्का देने के लिए, ठीक है। सिलेंडर के अंदर मान लेते हैं जब हवा के प्रेशर से तो पिस्टन जो है मान लेते हैं सिलेंडर है यहाँ तो पिस्टन बाहर निकल जाता है लेकिन हवा के प्रेशर से, लेकिन जब ब्रेक जब प्रेशर जब खत्म हो जाता है तो वह पिस्टन को अंदर जाने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है जो अंदर की तरफ इसको खींचता है, मतलब कि धकेलता है, ठीक है ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेंडर के अंदर पिस्टन को धक्का देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कर रहा है कि डीबी को आइसोलेट करने के बाद हैंडल डैश होना चाहिए। अगर आइसोलेट उसको कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो हैंडल को क्या कीजिएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी उसको तार से कसकर रखें, मतलब तार से उसको कस के बांध करके रखना चाहिए, ठीक है। ये बी नहीं होगा, सी होगा, तार से कसकर रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट दिखता है, ठीक है। जो इंडिकेटर प्लेट जो है वो कैसा दिखता है, तो खाली स्थिति में मतलब कि कैसा दिखता है और लोडेड कंडीशन में कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पीला खाली काला भरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। पीला जो है खाली स्थिति होता है तथा काला जो है भरा हुआ स्थिति में जो है ELB डिवाइस इंडिकेटर जो है आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 56 वैगन वाली वर्किंग ट्रेन में ब्रेक वैन में बीपी वायुदाब कितना होता है, मतलब बीपी का प्रेशर जो है मतलब ब्रेक वैन में मतलब कि सबसे जो पीछे वाली वैगन है उसमें जब बीपी का दबाव कितना होता है तो 4.8 होता है। ऐसे बीपी का प्रेशर जो है आपको यहाँ पर लिख दें CR एंड बीपी का प्रेशर जो है 5 kg का है, ठीक है। और AR
AR और FP का प्रेशर जो है आपको 6 kg पर CM स्क्वायर होता है, ठीक है, CM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BP एंड इसका जो प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रेक वैन मतलब कि सबसे पीछे वाला जो वैगन है, इसके जगह पर यह भी लिख देता है कि गार्ड वैन में जो गार्ड वैन जो सबसे पीछे होता है उसमें भी यह लिख देता है कि उसमें प्रेशर कितना हो सबसे लास्ट स्थिति में। तो लास्ट में सबसे लास्ट वाले जो होते हैं ब्रेक वैन, उसमें जो है 4.8 kg पर CM स्क्वायर प्रेशर होता है, ठीक है। इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि आप शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन अदर जगह अगर आपके दोस्त लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ आप शेयर जरूर कर दीजिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ नहीं कीजिएगा, लेकिन अदर जगह तो कर सकते हैं, वहाँ आप जरूर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को केवल शेयर ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या करा है कि BP या FP वायु नली को अलग करने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यह जो है आसन कोण को बंद करें, ठीक है, मतलब कि क्लोज एडजस्टमेंट एंगल, इसको जो है एडजस्टेंट जो एंगल जो है आसन कोण कॉक जो है इसको पहले बंद करेंगे, उसके बाद में हम अलग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में असंवेदनशील मतलब कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट मतलब परीक्षण के दौरान ब्रेक नहीं लगना चाहिए जब BP में हवा का दबाव की गिरावट डैश दर से, मतलब कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अदर क्वेश्चन नोट करें ना करें, लेकिन इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका जो होता है 0.3 kg पर CM स्क्वायर इन 60 सेकेंड। तो यहाँ 60 सेकेंड पर कहीं कहीं क्वेश्चन लिख देता है मतलब कि 1 मिनट, क्या लिख देता है 1 मिनट, तो इसलिए क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा 0.3 kg पर CM स्क्वायर इन 1 मिनट या 60 सेकेंड, इसलिए कहीं कहीं 1 मिनट भी दे देता है, ठीक है, किस इनसेंसिटिविटी टेस्ट में, ठीक है। और सेंस इसी आधार पर एक क्वेश्चन आता है सेंसिटिविटी टेस्ट। ये क्या है इनसेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है 0.6 kg पर CM स्क्वायर इन 6 सेकेंड, 5 नहीं है एस है, ठीक है, इन 6 सेकेंड। सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है 0.6 kg पर CM स्क्वायर इन 6 सेकेंड, ठीक है। और इन सेंसिटिविटी टेस्ट में होता है 0.3 kg पर CM स्क्वायर इन 60 सेकेंड, इसलिए इसको जो है कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि बैगन क्या कि बैगन में AC 600 के लिए ई आयाम क्या होता है, ठीक है। तो ई आयाम यहाँ बी नंबर में दिया हुआ है 55 से 575 mm होता है, ठीक है, ई डायमेंशन, ठीक है ना। मैंने ऊपर ई डायमेंशन जो बताया था पूंछ के लिए बताया था 375 प्लस माइनस 25, लेकिन यहाँ पर जो है बैगन में ऐसे भी 600 के लिए ई आयाम जो है ई डायमेंशन जो है आपको 555 से 575 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा कि व्हील गेज डैश मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। व्हील गेज जो है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है कि एक ही एक्सल पर 2 पहियों के फ्लैंज के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज जो है मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्हील गेज, ठीक है, हम लोग मापते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्लेविस और स्लेविस पिन में किसका भाग है, यह जो है किसका भाग है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है ट्रांजिशन कपलर का यह भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। स्लेविस और स्लेविस पिन किसका भाग है, ट्रांजिशन कपलर का यह भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि यदि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर खराब हो जाए तो यह डैश प्रभावित करेगा। अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है खराब हो जाता है तो क्या प्रभावित करेगा, सेकेंडरी सस्पेंशन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, राइडिंग इंडेक्स को प्रभावित करेगा, स्प्रिंग टूट सकता है, उपयुक्त में से सभी, मतलब कि इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर अगर टूट जाता है तो कहने का अर्थ है कि यह सभी को प्रभावित करेगा, ठीक है। डैम्पर के बारे में जो अभी हमने बताया या डैम्पर के बारे में, तो ये जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है। डैम्पर की संख्या, अगर डैम्पर के बारे में बताएं, अगर एक बोगी में डैम्पर की संख्या 9 होता है, इसलिए एक मतलब कोच में बोगी लगता है, इसलिए डैम्पर की संख्या टोटल 18 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर एक बोगी के चारों कोण पर जो है मतलब कि 4 होता है, और 2 जो है या मतलब कि यार्ड डैम्पर होता है। यार्ड डैम्पर की संख्या कितना होता है? 2 होता है, और एक जो है लेटर डैम्पर होता है। अभी जो वर्टिकल डैम्पर जो आया सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये भी जो है 2 होता है। आप इसको गिन सकते हैं, 4 2 6, 1 7 2 9, मतलब कि एक बोगी में 9, तो कोच में टोटल 18 डैम्पर हो जाते हैं। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर में क्या करें कि व्हील सेट पर सेलिंग का कारण डैश हो सकता है। व्हील सेट पर सेलिंग का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर डी में इसका आंसर दिया है, उपरोक्त में से सभी, यानी अर्थात WSP सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्या ब्रेक कैलिपर जाम हो सकता है, एक या दोनों ब्रेक सिलेंडर खराब हो सकता है। ठीक है ना, अगर व्हील सेट पर सेलिंग का कारण जो है इसमें से कोई भी हो सकता है। इसमें से कोई भी अगर कारण होगा तो व्हील पर सेलिंग जो मतलब कि छिलका जो होता है, मतलब घिसावट जो होता है, वो आपको सेलिंग नजर आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या करें कि LHB कोच के एक्सल की क्षमता, तो एक्सल की क्षमता जो है 16.25 मतलब कि 16 टन का होता है। ठीक है ना, तो LHB में 16 टन का ही होता है, लेकिन ICF में जो है एसी का 16.25 और नॉन एसी का 13 टन होता है। ठीक है ना, 13 टन होता है, लेकिन LHB में 16.25 टन एक्सल की क्षमता होता है। ठीक है, जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। या वीडियो का PDF या LD CJI AWM के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप लोग को PDF अगर चाहिए तो हम वीडियो के लास्ट में मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए सभी प्रकार के आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को परीक्षा के टाइम गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स और सभी VVI क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छे से अच्छे तैयारी कराया जाएगा। और जो भाई PDF अगर लेते हैं उनको जो है फ्री में टेस्ट भी कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि आपात स्थिति के लिए शौचालय में उपलब्ध कराई गई पानी की टंकी की क्षमता कितना होता है? ठीक है, आपात स्थिति में यह कह रहा है। ठीक है ना, तो आपात स्थिति में जो है आप लोग को मैं डिटेल में इसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए पानी की टंकी की जो है कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पानी की टंकी मतलब कितने प्रकार के होते हैं या कितने पानी की टंकी भी होते हैं। ये बहुत तरह के जिक्र कर देता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 685 लीटर का एक 2 टैंक होता है जो अंडर फ्रेम में लगा रहता है। 685 लीटर का 2 टैंक होता है, और एक टैंक जो है 450 लीटर का होता है जो अंडर फ्रेम में लगा रहता है, और एक होता है 30 लीटर का। ठीक है ना, तो 30 लीटर का जो टैंक होता है वो आपातकालीन के लिए होता है। ठीक है, जो इसमें कहा दिया हुआ है 30 लीटर का। ठीक है, जो आपात स्थिति के लिए शौचालय में उपलब्ध कराई गई पानी टंकी की क्षमता, शौचालय के पर्पज से इसमें जो है 30 लीटर का जब पानी जब खत्म हो जाता है उस स्थिति के लिए 30 लीटर का टंकी जो है एक शौचालय में लगाया गया है जो आपात स्थिति में कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद विभाग में किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक है, किस वर्ष जो है स्थापित किया गया? तो ये जो है 1960 ईस्वी में इसका किया गया, जो B नंबर में आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पढ़ाईक्रम निर्धारित किया गया है? कितने पढ़ाईक्रम निर्धारित किया गया है? तो 3 मतलब पढ़ाईक्रम निर्धारित किया गया है, जो आप जानते हैं प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। ठीक है, तथा प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि सबसे अंतिम पढ़ाईक्रम क्या है? तो प्राज्ञ है, तथा प्रारंभिक पढ़ाईक्रम क्या है? तो प्रबोध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय हिंदी समिति, इसको केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए केंद्रीय है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आप लिखा है केंद्रीय। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वहीं अगर रहता संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं तो वह गृह मंत्री हो जाते। ठीक है, संसदीय जो है संसदीय अगर पूछ देता संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं तो गृह मंत्री होते हैं, और केंद्रीय अगर पूछता है तो उसके जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6-7 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। किस पर? जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6-7 जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि संसद में
संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? ठीक है, तो ये जो है 14 सितंबर 1949 को यह पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 10 मई 1963 को यह लागू मतलब कि पारित हुआ, नहीं लागू नहीं है, लागू जो है यह लागू जनवरी 26 जनवरी 1965 को यह लागू हुआ। ठीक है ना, 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। क्या कर राजभाषा अधिनियम 1963 जो है कब पारित हुआ? तो पारित 10 मई 1963 को हुआ तथा लागू 26 जनवरी 1965 को हुआ। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? संघ राज्य क्षेत्र क्या है? एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? तो 32 में पहले हम इसका आपको ये मैं बता दूं कि 32 में जो दिया हुआ है ख क्षेत्र, तो ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं पहले उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, पंगु पंगु दमन, पंगु दमन महा चंडी, चंडी और दादर नगर को खा चंडी। ठीक है, खा चंडी, खा चंडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए पंगु, प से पंजाब, गु से गुजरात, दमन दमन महाचंडी, दमन एवं दीव, महा म से महाराष्ट्र, चंडी माने चंडीगढ़, दादर नगर को खा चंडी, दादर और नगर हवेली को खा चंडी, खा माने खा क्षेत्र में, ये जो है पंगु दमन महाचंडी, दादर नगर को खा चंडी, प से पंजाब, गु से गुजरात, द से दमन दीव, म से महाराष्ट्र, च से चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, ये जो है खा क्षेत्र में आते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जो है कौन सा है? तो देखिए अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा है कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो चंडीगढ़। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछता कि बी क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो दमन एवं दीव भी बी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित राज्य में, तो चंडीगढ़ आपका आंसर सही होगा। लेकिन बी क्षेत्र में ये भी आता है। ठीक है, अगर बी क्षेत्र में केवल पूछता तो दमन एवं दीव भी हो जाता और चंडीगढ़ भी हो जाता। ठीक है, लेकिन संघ पूछ रहा है इसलिए मतलब कि सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 33 नंबर में कि राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में संसदीय समिति के सदस्य जो है टोटल जो है 30 होता है, जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो है सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं संसदीय समिति में। राजभाषा संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 30 होता है, जिसमें राज्यसभा के 10 होते हैं तथा लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 30 होते हैं। जहां तक विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य जो है 20 होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 होता है। कुल मिलाकर के 30 होता है। आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, हो सके तो कॉपी में वीडियो को रोक रोक करके लिखते चलिए, तो आपको आसानी नहीं होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पठायक्रम क्या है। ठीक है, अभी हमने बताया कि 3 पठायक्रम होता है, प्रबोध प्रबोध और प्रवीण तथा प्राज्ञ। तो प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए अंतिम पठायक्रम क्या था? अंतिम पठायक्रम जो है प्राज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राज्ञ हो जाएगा, जो आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर प्रारंभिक अगर पूछता है तो प्रबोध हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक भाई ने हमको कमेंट करके बताए थे, जो भाई टेस्ट जो देते हैं, एक भाई बताए थे कि सर टिक मार्क किया हुआ क्वेश्चन मतलब कि आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये बात ठीक है, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, टिक मारा हुआ है नहीं मारा हुआ उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, जो आपका दिमाग कहता है उसी पर टिक मारिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन तो चला गया, उस क्वेश्चन को मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में जो है बहुत सारे परेशानी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छांट करके दिया हुआ है। तो कम से कम ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका नोट्स तो आप बना सकते हैं, ये तो आपको फायदा हो गया। फिर भी मैं इसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद से टाइपिंग करके आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
36 में क्या कर रहा है कि कोचिंग स्टॉक का पूर्णवास डैश के बीच किया जाता है। रिहैबिटेशन, रिहैबिटेशन जो है 12 से 15 वर्ष के बीच में किया जाता है। देखिए इसमें जो है बहुत जगह आप क्वेश्चन में पढ़िएगा तो शायद वहां पर जो है 15 से 18 वर्ष भी मिल जाता है, जो गलत है। ठीक है, 15 से 18 वर्ष भी कहीं कहीं मिल जाता है और वहां पर लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे मैंने सेट में देखा है, थ्योरी में भी मैंने देखा है, कहीं 15 से 18 वर्ष भी दे देता है, जो गलत है। ठीक है, वो होगा 12 से 15 वर्ष। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी कोच का कीट नियंत्रण जो है कितना दिन पर, मतलब कि पेस्ट कंट्रोल जो है कितना दिन पर होता है, तो यह 15 दिन पर होता है। ये भी बहुत वीवीआई प्लस बीएम क्वेश्चन है, ये जो है आपको बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये दोनों से दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए 38 नंबर में अब क्या कह रहा है कि कोचिंग डिपो का कोच होल्डिंग क्षमता जो है कितना होता है। ठीक है, तो होल्डिंग क्षमता प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो है दोनों होता है, जो आपको सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक एवं माध्यमिक जो है दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में क्या करें कि साइड बैरियर आयल लेवल डैश के अंतराल पर जांच किया जाना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी जो है बार बार क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है एक माह पर साइड बैरियर का जो आयल लेवल जो है आपको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, साइड बैरियर जो है आप लोग जानबे करते हैं कि एक्सेल गाइड में फंसा हुआ रहता है, जो एक्सेल पर जो बॉक्स लगा रहता है, एक्सेल बॉक्स उसके दोनों साइड में आगे पीछे जो है लगा रहता है, मतलब कि क्या कर रहा है, साइड बैरियर। अच्छा, साइड बैरियर की बात कर रहा है, मैं डैशबोर्ड की बात करने लगा। चलिए डैशबोर्ड के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन साइड बैरियर यहाँ पर है। तो साइड बैरियर जो है, साइड बैरियर जो है आपको क्या बोलते हैं, बोलिस्टर पर जो है आप लोग जब ट्रॉली देखते हुएगा आईसीएफ का, जैसे मान लेते हैं कि यह ट्रॉली है और इस पर जो बोलिस्टर लगा रहता है, तो यहाँ पर जो है साइड बैरियर लगा रहता है। ठीक है, तो साइड बैरियर यहाँ पर लगा रहता है और इसमें जो है इसके बारे में मैं बता दूं, साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है आपको 1600 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी कितना होता है, 1600 लगभग क्या 1600 mm होता है। जो इसमें तेल डाला जाता है सर्वोलेन 68 जो है तेल डाला जाता है, सर्वोलेन 68 तेल डाला जाता है और इसमें जो है 2.5 लीटर तेल डाला जाता है साइड बैरियर में। इसको जो है एक जगह आप लोग कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन यही आया था कि साइड बैरियर आयल लेवल डैश के अंतराल पर जांच करना चाहिए, लेकिन एक माह पर, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने ये बता दिया कि 1600 इसकी दूरी होता है तथा सर्वोलेन 68 इसमें तेल डाला जाता है तथा तेल की मात्रा जो है 2.5 लीटर होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करें, गंदगी कलेक्टर को डैश अंतराल पर साफ किया जाना चाहिए। गंदगी कलेक्टर मतलब कि डर्ट कलेक्टर को जो है देखिए डीबी जो है, डीबी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल, वो ब्रेकिंग सिस्टम का, मतलब कि ब्रेकिंग सिस्टम जितने भी है तो ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है। ठीक है ना, डीबी जो है, और गंदगी कलेक्टर जो है, डर्ट कलेक्टर जो है, ये ब्रेकिंग सिस्टम का जो है मतलब कि किडनी कहा जाता है, कहीं हृदय भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जितने भी मतलब कि गंदगी है उसको छान करके आगे डीबी को मतलब कि सप्लाई हवा करता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब कि क्या कह रहा है, साफ करने का अंतराल भी इसका भी 1 माह होता है। देखिए यहाँ पर टिक मार्क गलत लगाया गया है, यहाँ पर जो है आपको सही जो है 1 माह पर होता है। गंदगी कलेक्टर का सफाई जो है 1 माह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशपॉट गाइड में डैश तेल का उपयोग किया जाता है। जैसे वहां पर डैशपॉट के बारे में साइड बैरियर की जगह पर डैशपॉट मैं बताने लगा था, तो यहाँ पर डैशपॉट का आपको क्वेश्चन आ गया। साइड बैरियर के बारे में तो बता ही दिया कि दोनों के बीच की दूरी 1600 mm होता है तथा 2.5 लीटर के आसपास तेल लगता है तथा बोलिस्टर पर जो है ऊपर में जो है लगा रहता है, उसकी तेल की जांच 1 महीना पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डैशपॉट है, तो डैशपॉट जो मैं बता रहा था उस वक्त कि डैशपॉट जो है एक्सल बॉक्स, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्सल है और यहाँ पर जो बॉक्स लगा रहता है तो बॉक्स के दोनों साइड में जो है डैशपॉट लगा रहता है। ठीक है, डैशपॉट लगा रहता है, उसमें जो है एक्सल गाइड इसमें फंसा हुआ ऊपर से मतलब कि लगा रहता है, फंस जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है इसमें भी तेल जो है सर्वोलेन 68 जो है डाला जाता है। ठीक है, और इसमें तेल की मात्रा 1.6 लीटर होता है। ठीक है, 1.6 लीटर होता है। और कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी कर देता है कि तेल की ऊंचाई, मान लेते हैं कि यह डैशपॉट है, तो इसमें तेल की मात्रा जो है कितनी ऊंचाई तक होता है, तो इसका जो है 40
mm 40 mm की ऊंचाई पर 1.6 लीटर तेल होता है डैशबोर्ड में जो यहाँ पर लगा रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि कंप्रेसिंग रिंग की मोटाई कितनी। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेसिंग रिंग की मोटाई जो है 6 mm होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि एक्सल पर दोनों पहियों की कठोरता में अंतर जो है कितना होना चाहिए। तो ये जो है 35 BHN होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि विशेष श्रेणी के डी डैश तक वैध सीसी रेट की BPC जारी किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है आपको 7400 किलोमीटर वैध सीसी रेट मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। BPC का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, यानी 7500 किलोमीटर के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाता है। उसके बाद में BPC की वैधता खत्म हो जाती है, अर्थात ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो जाती है। कितना? 7500 किलोमीटर के बाद 7500 किलोमीटर यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गेज 1682 mm से अधिक पाया जा रहा है तो इसे डैश कहा जाएगा। अगर 1682 mm से अगर अधिक पाते हैं, इसके बारे में आप डिटेल रूप से जान लीजिए कि मानक जो है आप जानते हैं कि दो ट्रैकों के बीच की दूरी जो है 1676 mm होता है। तो बहुत अच्छा से जानते हैं। अगर 1676 से जहां अधिक होगा, 1676 से अधिक जहां पर 77, 78, 82, 85 जो भी हो, 76 से जहां 1 mm बढ़ा तो उसको जो है हम लोग स्लाइड गेज कहेंगे, ठीक है। और 1676 से जहां पर कम हुआ, यहाँ पर मतलब कि जो भी हो जाएगा उसको हम टाइट गेज कहेंगे। याद रखिएगा, मानक जो है मानक गेज 1676 mm होता है, और 1676 mm से जहां भी बढ़ा 1 mm अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम स्लाइड गेज कहेंगे। और 1676 से जहां भी 1 mm भी घट गया, अब 75 से 73 जो भी हो जाएगा तो हम टाइट गेज कहेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। या 1682 आप ध्यान में नहीं रख करके आप ये ध्यान रखिए कि 1676 से जहां भी ऊपर में बढ़ा 1 mm, 2 mm, 4 mm जितना भी अगर बढ़ गया तो उसको स्लाइड गेज कहेंगे। और 1676 से नीचे अगर आता है मतलब 75, 73 तो उसको हम टाइट गेज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CBC ऑपरेटिंग हैंडल के की शॉट का आकार जो है कितना होता है? इसका है 17.5 होता है, 17.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है कि ICF कोच के अनुमेय रिसाव क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICF कोच में अनुमेय रिसाव क्या है। मतलब कितना रिसाव, अनुमेय मतलब कि कितना परमिसेबल है, कितना अनुमति है। रिसाव मतलब होगा तो चलेगा, तो ये हो जाता है 0.2 kg पर CM स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन यह पूछा जाता है। जो रनिंग क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे कर्मचारी भाई बोलते हैं कि तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो रनिंग क्वेश्चन उसको नोट नहीं करते हैं, और बाद में क्या होता है कि वही क्वेश्चन पूछ देता है और वो क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए रनिंग क्वेश्चन को अर्थात छोटे से छोटे वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में क्या कर रहा है कि LHB कोच के ब्रेक सिलेंडर में दर्ज किया गया अधिकतम वायु दाब, मतलब कि ब्रेक सिलेंडर में हवा का प्रेशर जो है कितना होता है, LHB के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि LHB के लिए 3 kg पर CM स्क्वायर होता है, लेकिन वहीं अगर ICF के लिए अगर पूछता है तो यहाँ पर 3.8 kg पर CM स्क्वायर हो जाएगा, 3.8 kg पर CM स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर LHB के लिए क्वेश्चन किया है, इसलिए 3 kg पर CM स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि LHB आइल C कोच का कोडल लाइफ कितना होता है, ठीक है। तो उसका कोडल लाइफ जो है 35 वर्ष होता है। बहुत जगह अगर क्वेश्चन ये भी देखिएगा कि एंटी देता है या तय नहीं किया गया, इस टाइप से भी आंसर में दे देता है, ठीक है। तो अब वह निश्चित हो गया है, अब 35 वर्ष हो गया है LHB कोच का। ऑल काइल सी कोच का मतलब कोडल लाइफ जो है 35 ईयर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है कि BMBC कोच के ब्रेक सिलेंडर का आकार मतलब व्यास कितना होता है, ठीक है। तो BMBC का ब्रेक सिलेंडर का आकार जो है 203 mm होता है, ठीक है। आप लोग ये मैं बता दूं कि LHB का अगर पूछता है तो 10 इंच हो जाता है, ठीक है। और ICF का
आईसीएफ का जो है 8 इंच हो जाता है। ठीक है, इंच में अगर पूछे तो 10 इंच एलएचबी के लिए और आईसीएफ के लिए आपको मतलब कि 8 इंच, और इसको जब एमएम में बदलिएगा तो आपको यहीं अगर आईसीएफ का जो क्वेश्चन किया था सिलेंडर का आकार तो 203 mm आएगा, और इसका जो है इंच में बदलिएगा तो 254 दशमलव मतलब कि 5 इस टाइप से आएगा। तो कहीं आपको इसका आंसर जो है 255 भी देता है, कहीं 254 भी दे देता है, कहीं 252 भी देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर 254 देता है तो उसको मारिए, 255 और 54 दोनों दे दे तो 54 को मारिए, अगर 54 नहीं दिया है तो 55 को मार दीजिए, या इसमें से देख लीजिए 54 55 किसके आसपास में जो होगा वही मारिएगा। अगर 52 भी देता है 53 और उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पर ऑप्शन देता है तो 52 53 लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 10 इंच होता है तो 10 इंच को आप बदलिएगा तो इतना आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैंने 50-50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन का यहाँ पर क्लियर होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा, तथा लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप अदर जोन में अगर आपके भाई अगर कर्मचारी भाई कोई अगर कार्य कर रहे हों तो उन लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यही आपसे आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने कहा था कि आप लोग को इस वीडियो का या कोई भी वीडियो एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम की तैयारी के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप कांटेक्ट करके मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग जो है केवल मैसेज कीजिएगा, कृपा करके फोन नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको जो है इस पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और मैसेज करने से पहले आप लोग इस व्हाट्सएप पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से पीडीएफ आप लोग के लिए है, कौन कौन से पीडीएफ आप लोग के लायक नहीं है, और उस हिसाब से जो उसमें नियम लिखे हुए हैं टोटल उसको पढ़ करके ध्यान से उसके बाद मैसेज आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।